राहुल और प्रियंका ने मोदी को न घर का छोड़ा और न ही घाट का छोड़ा, कहीं का नहीं हुए। हरियाणा के अंदर राहुल और प्रियंका ने रथ यात्रा क्या शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर ही गायब हो गए, पोस्टरों से तस्वीर गायब हो गए। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। और अब यह जो परिस्थिति है नरेंद्र मोदी का, वह आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 10 साल राजनीति की है, अब एक एक राज्यों से ऐसे ही पोस्टर नरेंद्र मोदी के हटते जाएंगे, क्योंकि कर्मों के फल तो भोगने पड़ेंगे ही। लेकिन इस बीच राहुल और प्रियंका ने जब कल नारायणगढ़ से शुरू की यात्रा, अंबाला पहुंचते पहुंचते जो कांग्रेस की लहर निकली और जो जनता साथ खड़ी हुई, वह देखने योग्य था और बहुत दिलचस्प था। लेकिन इससे मोदी और शाह की रातों की नींद उड़ गई। इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। कुछ सीटों के भी आंकड़े आप दर्शकों को बताऊंगा कि कल रात जब 10 बजे, मैं आप दर्शकों के सामने रात 8 बजे आया था, लेकिन यात्रा 10 बजे बंद हुई और आज सुबह 6 बजे से फिर यात्रा शुरू हो चुकी है। जिस समय हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त अब यात्रा शुरू हो चुकी है, यात्रा निकल पड़ी है। यह यात्रा अचानक प्रायोजित की गई थी और इस यात्रा का इतना प्रभाव लोगों के अंदर राहुल गांधी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर की इतनी उत्सुकता जो देखी जा रही है, यह कहा जा सकता है कि फिजा बदल रही है। यानी कि एक चीज इससे और भी जान सकते हैं, चूंकि यह हरियाणा का चुनाव है, एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, मात्र 80 सीटें हैं हरियाणा के, माफ कीजिएगा, मात्र 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन इस हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। 10 साल की एंटी कंबेंसी है, और एंटी कंबेंसी किसी भी सत्ता के खिलाफ जब 5 साल हो जाते हैं तो कुछ एंटी कंबेंसी आती है, 10 साल हो जाते हैं तो और ज्यादा हो जाती है। लेकिन उस एंटी कंबेंसी की जगह जो तानाशाहियां इन लोगों ने लोगों को बेरोजगार करने की जो कवायद शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो मनोहर लाल खट्टर ने अड़ियल रवैया का हरियाणा के साथ दिखाया था, उसी का देन है कि आज यह परिस्थिति है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि 24x7 जो नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में ही रहते थे, चुनाव में ही रहते थे, उस नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पोस्टर तक गायब हो गया हरियाणा के अंदर। हर जगह नायब सिंह सैनी के पोस्टर हैं, नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के पोस्टर हट गए। और नायब सिंह सैनी ऐसे हैं कि जिन्हें कोई जानता ही नहीं, किसी बच्चा से पूछो आप, नहीं जानता। और यह कौन थे नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री आखिरी क्षण में बनाए गए थे? यह मनोहर लाल खट्टर के स्टोने थे, कभी कभी गाड़ियां भी चला लिया करते थे। और कार्यभार जो संभाल रहा था मनोहर लाल खट्टर के ही कर्मचारी नायब सिंह सैनी के कार्य संभाल रहे थे। अभी कुछ दिन जब पौने 10 साल रह करके मनोहर लाल खट्टर गद्दी छोड़े, अब इस वक्त ना तो मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं और ना तो अमित शाह और ना तो नरेंद्र मोदी हरियाणा के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है, यह मानकर
कि अब उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जो सीटों की गणित आ रही है वह बहुत डरावनी सी है और उसके लिए आरएसएस नरेंद्र मोदी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कल के प्रोग्राम में रात 8 बजे मैंने आप दर्शकों को यह भी बताया था कि राजस्थान में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। अब जल्द से जल्द आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाला है और नरेंद्र मोदी अमित शाह अभी भी इस कवायद में लगे हैं कि आरएसएस की मर्जी का अध्यक्ष न बने किसी भी तरह से। इस बीच क्या होगा आने वाला समय बताएगा। हो सकता है अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया जो है चल रही है और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 9 तारीख 10 तारीख को हालात के हिसाब से बने, कुछ भी हो सकता है। इसको एक बार पोस्टपोन करते हैं। जरूरी यह ज्यादा नहीं, जरूरी यह ज्यादा है कि इस वक्त देश का माहौल क्या है और देश की जनता राहुल गांधी को किस निगाह से देख रही है और राहुल गांधी किस नजरिए से इस देश का आकलन कर रहे हैं और क्या उनके अंदर भाव है जो इस देश की जनता को वह दे सकते हैं। क्योंकि हर सरकार से देश की जनता को उम्मीद रहती है, लेकिन यह राज्य का चुनाव है, केंद्र का नहीं है। लेकिन आखिरी क्षण में राहुल गांधी ने यात्रा करके कई संकेत दिए। एक तो यह कुमारी शैलजा को लेकर के जो अलग अलग तरह की बातें की जा रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा में बिल्कुल नहीं बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी में कुमारी शैलजा शामिल होगी, तो कुमारी शैलजा ने उसका जवाब दे दिया था 25 तारीख की प्रधानमंत्री की रैली में यह ऐलान किया था मनोहर लाल खट्टर ने कि शामिल होगी, लेकिन वह नहीं हुई। जवाब देती कि नहीं, मैं तो आखिरी क्षण तक भी कांग्रेस में ही रहूंगी, हमारे अंदर कांग्रेस का खून है। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव राहुल गांधी ने एक अहम बात जो कह दी है हरियाणा के अंदर कि हर एक के खाते में 1 लाख रुपया और 100 गज का प्लाट हरियाणा में मिलने जा रहा है। उसके बाद बिहार में अगर देखते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार आए हुए थे दिल्ली और राज्यपाल वहां के आए थे। अब आप दर्शकों को एक चीज बता दो कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन अपने खेमे में नहीं ले रहा है, लेने से इनकार कर चुके हैं राहुल गांधी। यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को नहीं लिया जाएगा। अब नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार पहुंच गए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को भी दिल्ली तलब कर लिया गया, वहां के डिप्टी सीएम बिहार के हैं। विधानसभा भंग करने की कवायद चल रही है बिहार के अंदर कि दिल्ली का चुनाव जो फरवरी महीने में होने वाला है उसी के साथ बिहार का चुनाव हो जाए। महाराष्ट्र चुनाव के साथ इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इस बीच निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद, इसमें एक नया मोड़ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वह नेता हाईकोर्ट सिंगल बेंच के पास पहुंचा और कहा कि यह गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, और कुछ तथ्यों की बात की तो 22 दिन का समय दिया गया है कि एफआईआर पर जो जांच चल रही थी उस पर रोक 22 दिनों के लिए लगा है। क्या इस 22 दिन में कुछ सरकार खेल करने जा रही है? यह बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि इस केस के अंदर वित्त मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, यह सब कोई फंस रहे हैं। तार सीधा नरेंद्र मोदी से जाके जुड़ेगा, यह सत्य है। और अगर वहां भेद खुला तो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का जब सवाल उठेगा और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी तो कर्नाटक में तकरीबन 8,000 करोड़ का चंदा वसूली जबरदस्ती किया गया, यह कहा जा रहा है।
तो अगर ऐसा है और यह साबित हो, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में यह देखा गया सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को गया है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ईडी सीबीआई द्वारा जबरन वसूली कराया गया है 8,000 करोड़ रुपए का, ऐसा तथ्य है। और यह तथ्य आदर्श अय्यर ने यह केस फाइल किया है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अंदर और आरएसएस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है और नागपुर से मोहन भागवत इस समय बहुत सख्त हो चले हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह का कुछ भी सुनने को वह तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे अजित पवार की मुश्किलें भी बड़ी बढ़ रही हैं और वह भी किसी वक्त टूट सकता है गठबंधन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। 170 की बात कही जा रही थी, अब 208 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अमित शाह ने कर दिया है। लेकिन इस बीच गोवा से जो खबर आई, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीएम और कैबिनेट मंत्रियों में सरफरोवल हो गया। सरफरोवल हो गया, वह सरकार गिर सकती है और वहां से सभी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इमरजेंसी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह जो महासंग्राम छिड़ा है, यह महासंग्राम कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। जो 10 सालों से एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, साइलेंट थे, जैसे ही नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हुए सब सड़क पर आ गए और छिछलेदर हो गया। नरेंद्र मोदी जिस तरह ईडी सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने ही नेताओं को और प्रशासन के जरिए अपने ही नेताओं को दबा कर रखे हुए थे, वह नेता अब सर चढ़ करके बोलने लगे हैं और इस बीच नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह की सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, इन्हें कुर्सी इतनी जरूरी है जितना एक इंसान के शरीर के अंदर प्राण होना जरूरी है, उतना ही इनके लिए इनकी जीवन में कुर्सी जरूरी है। क्योंकि जो गोधरा कांड से लेकर गुजरात से लेकर के और दिल्ली के 10 साल के कार्यकाल, यह 22 साल और 1 साल यह चलने लगा, 23 साल सवालों के घेरे में है। 24वां साल राजनीति में नरेंद्र मोदी का होगा, एंट्री कर पाएंगे इस चीज की गारंटी नहीं है। और अमित शाह का इसी 2024 में राजनीति अगर इंड ले ले, दम तोड़ दे, तो भी आश्चर्य मत होइएगा।